श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ देश के उन गिने चुने राज्यों में से है जहां मानव हाथी द्वंद के मामले आम तौर पर सामने आते रहते हैं। बीते 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के मौके पर रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाथियों के संरक्षण में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, कार्यक्रम के दौरान क्या चर्चा हुई, इसमें किन लोगों ने भागीदारी की और इस कार्यक्रम से निकले निष्कर्षों से छत्तीसगढ़ को क्या फायदा पहुंचेगा, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार सर। अभी हम जैसे अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि विश्व हाथी दिवस पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कितना बड़ा कार्यक्रम जिसमें केंद्रीय वन मंत्री भी शामिल हुए, वो हमारे राज्य की राजधानी में हुआ। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य तो बहुत बड़ा था जी। जब हमारे केंद्रीय मंत्री जी हमारे राज्य में उपस्थित होंगे जी और उनके साथ एक विशेषज्ञों की टीम रहेगी जी, तो इसके उद्देश्य को हम भली भांति समझ सकते हैं। बिल्कुल। और उनका आने से ही हम लोग काफी उत्साहित थे जी। और सबसे बड़ी चीज जो वो अपने साथ में लाए थे वो अपने अनुभवों का खजाना जी। और जो भी भारत सरकार ने इतने सारे रिसर्च किए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज है डिफरेंट राज्यों में, उन सभी राज्यों का बेस्ट प्रैक्टिसेज उन्होंने लाया, यहाँ शेयर किया। और दूसरा, शेयर करने के साथ साथ उनको यहाँ के उत्साहवर्धन करना था। जो फील्ड स्टाफ हमारे कर्मचारी रहते हैं, महावत थे, हाथी मित्र दल जो फील्ड में काम करते हैं, उन सबों को उत्साहवर्धन करना था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नॉलेज शेयरिंग और इनकरेजमेंट जी, ये हमारा उनके कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जी। इस कार्यक्रम का जो महत्व है और इसकी जो गंभीरता है, इसका तो अंदाजा इससे लग ही रहा है कि केंद्रीय वन मंत्री स्वयं इसमें आकर शामिल हुए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में और कौन कौन विशेषज्ञ शामिल हुए, इसके बारे में बताएं। इसमें वहां के जो एनटीसी नहीं आ पाए थे, लेकिन उनका संदेश आया था। जो का टाइगर के जो एनटीसी रहते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हैं, वो पर्सनली नहीं आ पाए, लेकिन उनके विशेषज्ञ टीम आई थी जी। श्री रमेश पांडे जी थे, वो भी आए, वो भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे। और उसके साथ में वैज्ञानिकों की जी बहुत बड़ी फौज थी। इसमें केंद्रीय मंत्री जी ने काफी महत्वपूर्ण संदेश दिया, क्योंकि उन्होंने हाथियों को लेकर, जैसा परिचय में भी बता रहे थे इस कार्यक्रम के, उन्होंने कहा कि भारत की भूमिका काफी अग्रणी रही है हाथियों के संरक्षण में, और उन्होंने मानव हाथी द्वंद को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। आप थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए कि केंद्रीय मंत्री का संदेश क्या था, उसका सार क्या था। देखिए, इस बार का जो एलिफेंट डे था जी, वर्ल्ड एलिफेंट डे जो हम लोग मना रहे हैं जी, उसके अवसर पर उपस्थित हुए थे वो जी। और उसका जो इस वर्ष जो थीम दिया गया है, वो थीम था हाथियों का प्राग ऐतिहासिक सौंदर्य, उनकी धार्मिक प्रासंगिकता क्या है जी, और पर्यावरणीय उनका क्या महत्व है जी। मंत्री जी का मेन कहने का सार था कि हमको हाथी को एक आइसोलेशन में नहीं देखना है, अकेले नहीं देखना है जी। उसके लिए हमको पूरे इकोसिस्टम को समग्र रूप में देखना होगा जी। उस इकोसिस्टम में हमारे वन आते हैं, उस इकोसिस्टम में हमारा जल आता है, हमारी सॉइल आती है, सारे चीजों को हमको समग्रता में देखना है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मान लीजिए कि केवल पूरी धरती पर आदमी ही आदमी रहे, न हाथी रहे, न टाइगर रहे, न हिरन रहे, न पेड़ पत्ते रहे, तो क्या उस धरती की हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को उन्होंने हाईलाइट करने के लिए संदेश को दिया। और 2-3 चीज बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस पर कहा करते हैं, उन पर बल है, जिसमें हमको है कि ऑर्गेनिक खेती, कि हमको खेती को जैविक खेती की तरफ जाना है। दूसरा उन्होंने बताया कि क्लीन वाटर, पानी बहुत ही दुर्लभ चीज है जी। आगे का वॉर जो होगा, कहा जाता है कि पानी के लिए होगा, पहले पेट्रोल, तो पानी को, और टॉप सॉइल जो हमारा हर साल कितने टनों जो ये उपजाऊ मिट्टी है वो खत्म हो रही है जी। तो उन सबों को देखने पर, क्योंकि हम लोग हाथी को अलग से देखते हैं जी। हाथी क्या है? हाथी इकोसिस्टम को
बनाता है। जैसे हाथी को उन्होंने इकोसिस्टम इंजीनियर बोला जी। तो हाथी हमारे इकोसिस्टम को संवारता है और इकोसिस्टम के कारण ही हमारा हाथी है। इसको थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाथी जो है हाँ। वो हमारे पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके इंजीनियर होते हैं। तो किस तरह से इंजीनियर होते हैं, उनका अभिप्राय क्या था? देखिए, हाथी को बेसिकली हम लोग की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। अच्छा। की स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज है जैसे उसमें आपको हाथी के अलावा टाइगर भी आता है, लायन भी आता है और बहुत सारे जो आते हैं जो टॉप लेवल के होते हैं जी। वो रहते तो एक स्पीसीज हैं, लेकिन रोल उनका बहुत ज्यादा रहता है इकोसिस्टम में। अच्छा। तो उनका मतलब केवल हटा दें तो इकोसिस्टम में फर्क पड़ेगा। तो हाथी का जो महत्व उन्होंने बताया, हम लोग कहते हैं हाथी बहुत क्या करता है, लेकिन अभी एक रिसर्च आया है 2023 में ही एक यूनिवर्सिटी में कि अगर हाथी को हटा दिया जाए तो हमारे जो धरती के जंगल हैं उनको आपको जो कार्बन के अवशोषण की जो क्षमता है वो 7 से 9% तक घट जाएगी। अच्छा। ये उनका है। कैसे? क्योंकि हाथी ऐसे बेल को, लता को और प्रजातियों को खाते हैं, जो वनस्पति प्रजातियों को, जिसका कार्बन के अवशोषण में कम योगदान रहता है। अच्छा। और उसको हट जाता है इकोसिस्टम से और फिर जो थिक वैरायटी के जो हैं, जो वनस्पति हैं, वो उसका स्थान लेते हैं और वो ज्यादा कार्बन का अवशोषण करते हैं। तो देखिए उनका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बहुत बड़ा योगदान हो गया। दूसरा जो है वो जो बीज का डिस्पर्सल करते हैं। हाथी खाते हैं और उनका गोबर जो होता है, उनका जो मल रहता है, उस गोबर से आपको फिर बीज का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो कहीं खाए और 25-30 किलोमीटर चलते हैं तो यहाँ का बीज वहां गया और नॉर्मल वो बीज गिरेगा तो उसका जन्मेगा नहीं, लेकिन वो हाथी के पेट के थ्रू जब गुजरेगा, ट्रीटमेंट होगा तो उससे डिजेनरेशन होता है, जंगल नया होता है। दूसरा है कि हाथी, यहां तो हम लोग देख रहे हैं घना, उतना घना जंगल नहीं, लेकिन जब कहीं बहुत घना जंगल रहता है तो हाथी उस क्षेत्र से जो गुजरता है तो और दूसरा जानवर नहीं जा पाएगा। हाथी इतना विशाल का है कि वो रास्ता बनाता है और रास्ता बनाने का एक बार रास्ता बनाता है जंगलों में तो उसी रास्ते से और बहुत सारे प्राणी वहां जाते हैं और इकोसिस्टम को आबाद करते हैं। अच्छा। तो ये रोल हो गया। उसके बाद अगला रोल हो गया कि हाथी का पांव देखते हैं कितना मोटा और हेवी होता है। तो हाथी के पांव जहां पड़ते हैं, पड़ने के कारण वहां आपको धंसा जैसा, कटोरा जैसा सेब बड़ा बन जाता है। और बरसात में वहां पानी जमा होता है। अच्छा। और उस पानी में बहुत सारे आपको टैडपोल्स बोलते हैं और बहुत सारे जो प्रजाति हैं, कीट मकोड़े जितने भी हैं, वो जो कि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो सभी प्रजातियां वहां पर संरक्षित रहती हैं और उनका वंश वृद्धि होता है। तो बहुत ज्यादा रोल है। मतलब ये अगर हाथी अगर चला जाएगा तो ऐसा नहीं केवल हाथी चला गया, पूरे इकोसिस्टम में उथल पुथल मच जाएगी। ये आपने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि आमतौर पे इतनी जानकारी नहीं होती है। हाँ। अब वाकई समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी भूमिका है हमारे पर्यावरण के संरक्षण में हाथी की। और क्या चर्चाएं हुई इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? दूसरा चीज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो मैंने बताया इस बार थीम है, एक उनके जो है धार्मिक प्रासंगिकता। देखिए, भारत के लोग जो हैं धर्म से काफी जुड़े रहते हैं, उनकी काफी आस्था है। तो हमको उस आस्था को लोगों के बीच ले जाना है। हाथी हमेशा जो है गणेश जी का एक प्रतिरूप माना जाता है। बिल्कुल। उसके साथ में आपका हाथी जो है धन्य धान्य का, ऐश्वर्य का, शक्ति का उसका है। तो हमको हाथी को उस रूप में, उस धार्मिक भावना को ले जाना है। अभी मैं सरगुजा गया और वहां 3-4 दिन पहले वहां के लोगों से मैं बात कर रहा था। कुछ लोगों का जो खेत हाथी ने खाया था, तो मैं बोला भाई आप लोग इसका क्षतिपूर्ति ले लो कि हम लोग क्षतिपूर्ति देते हैं हाथी का। तो उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि नहीं सर, हाथी हमारे गणेश जी हैं, वो जो खाकर हम पर उपकार किया है उसका अगर हम मुआवजा ले लेंगे तो हमारा जो समृद्धि है वो कम हो जाएगी। अच्छा। इतनी आस्था है तो इस तरह के हाथी के प्रति आपको, बल्कि एक गज ग्राह की कथा है जिसमें जो है उसको हाथी को एक घड़ियाल ने वो पकड़ लिया था, तो उसने विष्णु भगवान को पुकारा था। तो हाथी जी का जो विष्णु भगवान के प्रति तो उनका काफी एक जुड़ाव है। बिल्कुल। तो हाथी की जो प्रासंगिकता है लोगों के प्रति, उसके प्रति सुरक्षा की भावना है। क्योंकि हाथी के प्रति कभी कभी लोग आक्रोश करते हैं, जारी रखते हैं, कभी कभी उनको भगाने के लिए कहीं डंडा मारते हैं, कभी भाले बर्छी लगाते हैं। अगर इस तरह से उनके प्रति अगर सौहार्द की भावना को और धार्मिक भावना को करें तो हाथी को लोग नहीं छेड़ेंगे और उल्टा होगा, उसका फल मिलेगा प्रतिसाद कि हाथी भी उग्र नहीं होगा।
क्योंकि हाथी अपने आप कभी बहुत आक्रमण नहीं करता है, हाथी उग्र होकर करता है। तो अगर ये भावना लोगों में गई कि हमारे लिए ये समृद्धि के द्योतक हैं। एक उन्होंने प्राग ऐतिहासिक सौंदर्य के बारे में लिखी। हाथी जो है केवल आज का जीव नहीं है, हाथी प्राग ऐतिहासिक का आविर्भाव हुआ है, उसका बहुत पहले से है। जैसे मैं बताऊं कि हाथी लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले इस धरती पर आए थे, डिफरेंट फॉर्म में थे। और एक बताऊं, एक हाथी की जो सबसे पहले जो आए थे उसको बोलते हैं टेट्रालोफोडॉन। अच्छा। वो मेन सबसे अर्लीस्ट प्रजाति हाथी की थी। और आप सोचते हैं बहुत बड़ा होगा, विशालकाय होगा, ऐसा होगा कि धीरे धीरे घटते जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो जो उसकी ओरिजिनल प्रजाति थी उसका हाइट केवल 2 फीट था। अच्छा। और उससे इवॉल्व होते होते हाथी हमारे डिफरेंट इसमें आए। और अभी आप इंडिया ही नहीं, बहुत सारे भित्ति चित्रों में देखेंगे, पेंटिंग्स में देखेंगे, करोड़ों साल पहले की पुरानी पेंटिंग्स में, खासकर 25-30 हजार पहले की पेंटिंग में देखेंगे। जब तक कि हमारा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी नहीं हुआ था, हम लोग हंटर एंड गैदरर्स थे, उस समय लोग पेंटिंग बनाते, उस समय हाथियों का हर जगह भित्ति चित्र में उनका विवरण है। तो इसका मतलब समझिए कितना प्राग ऐतिहासिक उनका महत्व है। आपको समझिए मगध का जो राजा थे, मगध में पाला लोग जो थे, वो लोग 6 से 8 सेंचुरी बीसी में भी हाथियों का, उतना पहले भी हाथियों को लोग रखते थे और उसको अपने सेना में शामिल करते थे और बहुत सारे उसको फतह के लिए करते थे। इसमें ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपने बात की, ये तो आपने हाथी का जो महत्व है, चाहे वो धार्मिक महत्व हो, उसका जो प्राग ऐतिहासिक महत्व हो, और पर्यावरण के लिए उसका जो महत्व है, उसको तो आपने रेखांकित किया। हम ये जानना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम हुआ इसमें काफी और भी चर्चाएं हुई होंगी, तो छत्तीसगढ़ में क्योंकि मानव हाथी द्वंद्व की घटनाएं काफी सामने आती रहती हैं, तो उसका छत्तीसगढ़ को क्या फायदा मिलेगा, इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आए, कोई आपको अपनी कार्य योजना बनाने में क्या मदद मिलेगी इस पूरे कार्यक्रम से, ये हम जानना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने जैसे अभी आया तो एक एसओपी उन्होंने जारी किया कि अगर जंगली हाथी अगर अपने गांव में आबादी क्षेत्र में घुस जाए तो उसको क्या क्या प्रोसीडियर अपनाना है। एक साइंटिफिक बेस्ड उन्होंने एक लाके डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है, जिसे हम लोग को बहुत मार्गदर्शन मिलेगा कि हमको कैसे उसको हैंडल करना है। इसमें देखिए, कोई भी चीज सिर्फ शासन स्तर पे नहीं हो सकती है या वन विभाग के स्तर पे नहीं हो सकती, उसमें जन भागीदारी भी जरूरी है। तो हम चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे हाथी प्रभावित इलाकों के लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो उन्हें भी आप थोड़ा सा बताएं कि क्या उन्हें करना होगा जो एसओपी है उसमें। एसओपी में सबसे पहला बात है आपको कि सह अस्तित्व की भावना को स्वीकार करना पड़ेगा। हाथी और मानव एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इस भावना को अपने को स्वीकार करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और पहले से कर रहे हैं और उसको इंटेंस रूप में ले जाएंगे। हम लोग को जन जागरूकता, हाथियों के बारे में, स्वभाव के बारे में बताना, उनको समझना, ये सब चीज को उनको और ज्यादा बताएंगे। उनके प्रति एक अच्छा भाव, गुड फीलिंग क्रिएट करना एक हमारा कार्यक्रम है। दूसरा चीज, हम लोग जो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में भी हम लोग उसको हैंडल करना चाहते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म बता ही दिए कि कैसे हाथियों का पर्यावरण को कैसे उनके लिए बढ़िया बताएं, उनके लिए अच्छा रहवास है, कॉरिडोर विकास। अभी तक हाथी एक जगह से दूसरी जगह फंसे रहते हैं, वो घूमने वाले हैं। तो एक हाथी का क्षेत्र है, दूसरे हाथी के क्षेत्र में भी अगर जुड़ने का काम हो तो उस मुताबिक कॉरिडोर का विकास करेंगे। तो लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक उनका हाथियों के प्रति अच्छा विचार रखें। हाथियों को प्रति जो है आपका कहीं भी कुछ हानि होता है, कोई भी फसल हानि, मकान हानि, कुछ भी होता है, तो आप उसको विभाग के लोगों से संपर्क करें। आप उसके लिए क्षतिपूर्ति का आवेदन दें, आपको क्षतिपूर्ति समय पर मिल जाएगा। और कभी भी कोई भी चीज हो तो आप विभाग के लोगों से आप उस समस्या का समाधान कराएं। क्षतिपूर्ति के लिए भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी 6 लाख रुपया अगर कोई जन हानि हो जाती है तो 6 लाख रुपया है, या आपको जो है जन घायल होता है तो 2 लाख रुपया एक घटना के लिए है। हम लोग उसको बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आगे जा रहे हैं। तो विभाग का यही संदेश है कि आप अपना जान को जोखिम में न डालें, आपको पर्याप्त मुआवजा मिलेगा। विभाग चाह रही है कि उनको अच्छा प्रतिसाद मिले और विभाग के जो भी निर्देश हैं उस निर्देशों का पालन करें। ये मेरा जो है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और कई ऐसी बातें जो आमतौर पर लोगों को जिसकी जानकारी नहीं होती है। तो इस चर्चा से मुझे और हमारे श्रोताओं को काफी फायदा पहुंचा है। एक बार पुनः आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।